हेलो स्टूडेंट। आज मैं रैपिड रिवीजन सीरीज की जो चैप्टर लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और चैप्टर का नाम जानना चाहोगे? जो चैप्टर है वो है इवोल्यूशन। यस, इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की भी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। इसको बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में भी चलेंगे और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आस्किंग की पॉसिबिलिटी है उसको डील करेंगे। तो आइए पहला हेडिंग लेते हैं। इसमें जो हेडिंग है इवोल्यूशन, जो चैप्टर है दिस इज इवोल्यूशन, राइट। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, राइट। इसमें यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है इसको देखते हैं। एक तो इसमें यूनिवर्स के बारे में लिखा हुआ है, यूनिवर्स, राइट, जो ह्यूज है, ओल्ड है। तो इसकी लाइफ, इसके कितना ओल्ड है, यानी 20 बिलियन ईयर्स, ठीक है, 20 बिलियन ईयर्स, ठीक है, ओल्ड है ये, अबाउट ये एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट, जो थियरी है इसकी ओरिजिन की, ओरिजिन थियरी, वो है बिग बैंग। बिग बैंग, बिग बैंग क्या है? एक ह्यूज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोशन है, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन, राइट। तो आज से 20 बिलियन ईयर एगो, राइट, 20 बिलियन ईयर एगो ह्यूज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोशन हुआ और उससे यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस आया, राइट। जो गैलेक्सी और कॉस्मिक क्लाउड, डस्ट, इन सब से मिलके बना हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ से, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो यहां आप देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए लिखा है कि अबाउट ओरिजिनेटेड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो, राइट। अब इसी के साथ आपको याद रखना है अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर या कंडीशन, अर्ली अर्थ कंडीशन, राइट। अर्ली अर्थ कंडीशन, अर्ली अर्थ कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि एटमॉस्फेयर के बारे में ये अपसेंट था, अपसेंट, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। जो आज एटमॉस्फेयर है ना अर्थ सराउंडिंग में, अर्ली एटमॉस्फेयर में नहीं था, राइट। नो ऑक्सीजन, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन जो आज ऑक्सीजन है ना आपके सराउंडिंग में, ये ऑक्सीजन नहीं थी। सरफेस was covered by ammonia, carbon dioxide, methane, released from molten mass, राइट। फिर अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर में रिएक्शन हुए, रिएक्शन क्या हुआ कि जो वाटर था इस पे यूवी रेज आई, यूवी रेज पड़ी और इसको स्प्लिट की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, राइट,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया इसको, ठीक है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया तो हाइड्रोजन लाइट है, ये स्केप कर गई, ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन थी। उसी समय वो मीथेन को, अमोनिया को, NH3, इनसे रिएक्ट किया ऑक्सीजन ने और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, राइट। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वाटर बना, ये नाइट्रोजन, वाटर, और बाद में जो ऑक्सीजन बचना यहां से शुरू हुई, ठीक है, उस ऑक्सीजन पर यूवी रेज पड़ी तो वो ओजोन में चेंज हो गया, ओजोन, और इसी ओजोन से एटमॉस्फेयर बना और फिर आगे लाइफ प्रोसीड की, राइट। अब एनसीईआरटी लिखती है कि जो लाइफ है, ठीक है, इसकी कई थियरी हैं, आप जानते हैं, थियरी ऑफ पैनिस्पर्मिया है, ठीक है, जो ये मानती है कि लाइफ जो है दूसरे प्लेनेट से इन फॉर्म ऑफ स्पोर आई है, राइट। जो ग्रीक थे वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को मानते थे कि लाइफ अपने आप ओरिजिनेट हुई थी, जो डिस्कार्ड हो गई थी, और लुई पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन से डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने दिखाया कि एक उन्होंने डेड ईस्ट का ब्रॉथ बनाया और उसको डायरेक्ट एयर से ओपन एयर में रखा, एक दूसरा ब्रॉथ बनाया जिसको इनडायरेक्ट क्रिस्टलाइज फ्लास्क में बनाया और इनडायरेक्ट एयर के टच में रखा। तो देखा जो इनडायरेक्ट है उसमें कोई लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई, जो डायरेक्ट है एयर के टच में उसमें माइक्रोब्स अपीयर हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, लाइफ से ही लाइफ आती है, अपने आप लाइफ नहीं ओरिजिनेट हुई, तो वो सारी थियरी डिस्कार्ड कर दी गई, राइट। जो सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग बात आई वो आई कि ओपेरिन और हेल्डेन की थियरी। ओपेरिन एक रशियन साइंटिस्ट थे, हेल्डेन इंग्लिश थे, और इन लोगों ने एक नेचुरलिस्टिक थियरी दिया और बताया कि वास्तव में लाइफ जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, यानी जो ओपेरिन थियरी है, ओपेरेंस थियरी, ये क्या बताती है कि लाइफ was originated from कहां से, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, इनसे बनी है। फिर ये मॉलिक्यूल कैसे बने, ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे रिएक्शन से बने हैं। जो एलिमेंट्स थे, एटम थे, वो मॉलिक्यूल, फिर वो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और अल्टीमेटली ये जाइंट क्या बन गया कि जाइंट मॉलिक्यूल बन गए, प्रोटीन, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा। ये रिजल्टेड इन फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म फ्रॉम एबायोटिक एलिमेंट्स। वास्तव में सराउंडिंग में ये बायोटिक ही थे, उससे ये बायोटिक बन गया। ये एनसीईआरटी लिखती है कि दे ओरिजिनेटेड अबाउट 3 बिलियन ईयर एगो, राइट, 3 बिलियन ईयर एगो। फिर ये जो नॉन सेलुलर हैं कन्वर्टेड इनटू सेलुलर फॉर्म, स्लोली कन्वर्टेड इनटू सेलुलर फॉर्म about 2 बिलियन ईयर एगो या 2000 मिलियन ईयर एगो। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ स्टिल अननोन, एनसीईआरटी लिखती है नहीं पता है,
पुरानी थियरी में आप पढ़ते हैं क्वेसर वेट वगैरह थियरी, इसीलिए एनसीईआरटी ने उसको हटा दिया, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट थियरी नहीं है, तो ये सेलुलर फॉर्म में चेंज हो गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक जगह जहां पर आप अर्थ की ओरिजिन पढ़ते हैं, वहां वहां लिखता है कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो अर्थ बनने के अबाउट 500 मिलियन ईयर्स बाद, यानी आज से लगभग 4 बिलियन ईयर एगो, क्योंकि अर्थ बनी है 4.5 की, तो 500 मिलियन ईयर बाद लाइफ बनी, राइट। तो विथ सॉरी यहां आप कर लेंगे नोट with respect of origin of earth, अर्थ जो एनसीईआरटी ने दिया है, लाइफ was originated about 4 billion year ago or after 500 million year of अर्थ फॉर्मेशन, अर्थ फॉर्मेशन। तो ये सब डेटा है, आपको याद रखना है, राइट, कि अर्थ के रेफरेंस में पूछ दिया तो 4 बिलियन, ऐसे पूछ दिया कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म कब आए तो 3 बिलियन, मींस लाइफ 3 to 4 बिलियन ईयर एगो इसी स्पैन में बनी है, एग्जैक्ट है नहीं डेटा, राइट, इसीलिए ऐसा लिख दिया, एक जगह लिख दिया 4 बिलियन और एक जगह 3 बिलियन, राइट। तो लेकिन आप याद रखेंगे कि अर्थ के रेफरेंस में पूछा तो 4 बिलियन और ऐसे पूछा कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म कब बने तो 3 बिलियन, राइट। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गई बात। अब जो ओपेरिन की कॉन्सेप्ट है, इसको कोई इस पे बिलीव करने को तैयार नहीं था, ठीक है। तो एसल मेलर ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ओपेरिन सही है। ये एक्सपेरिमेंट इन 1953 में किया एक्सपेरिमेंट टू प्रूव क्या प्रूव करने के लिए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बिना ऑर्गेनिज्म के भी नेचुरल कंडीशन में सिंथेसाइज हो सकते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उस समय ओपेरिन को इसीलिए नहीं बिलीव कर रहे थे, कहते थे कि नहीं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अपने आप बन ही नहीं सकते, उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। तुम कहते हो कि प्रोटीन बन गया, आरएनए बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया और वो मिल करके इंटरेक्ट किए और लाइफ बनाए, तो दैट वाज रॉन्ग। लेकिन मिलर ने प्रूव किया कि टू प्रूव सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक molecules from inorganic elements in early earth condition। उन्होंने बताया कि जो अर्ली अर्थ कंडीशन था, ऐसे में मॉलिक्यूल को रखा जाए तो वो फिर क्या करेंगे कि बना लेते हैं। इन्होंने, आप पूरा मैं एक्सपेरिमेंट में नहीं आऊंगा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है उसको आपको याद रखना, एक्सपेरिमेंटल डेटा कि ही टुक, क्या लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन लिया और मीथेन लिया, राइट, इन रेशियो ऑफ 1:2:2, राइट, यानी अमोनिया 1 पार्ट थे। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, अमोनिया लास्ट में चली गई, मान लो लिख दिया हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, तब रेशियो क्या हो जाएगा 2:2:1, तो अमोनिया 1 पार्ट थी, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। प्लस खूब ढेर सारा क्या लिया इन्होंने, वाटर वेपर लिया था। जो टेम्परेचर था एक्सपेरिमेंट का, टेम्परेचर वो था 800 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, और उन्होंने स्पार्क जनरेट किया था उससे 75,000 वोल्ट पर, उससे ये टेम्परेचर जनरेट हुआ था। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज सिंथेसाइज वाज अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड था। ठीक है, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कई बार उसमें दे देता शुगर, पिगमेंट, फैट, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि वही आगे सेंटेंस लिखता है, आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट डन बाय अदर, सिमिलर एक्सपेरिमेंट वेयर, एक्सपेरिमेंट्स वेयर डन बाय अदर, कुछ और साइंटिस्ट ने भी किया। उन्होंने ये रेशियो अलग अलग लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया उसमें, क्योंकि अर्ली अर्थ कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी थी। ठीक है, एंड क्लेम्ड, क्या क्लेम किया? सिंथेसिस ऑफ उन लोगों ने बताया कि शुगर भी बना उनमें, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस बने, बेसेस प्यूरिन पिरिमिडिन जैसे आरएनए बनता है, राइट, फैट्स बना और कुछ पिगमेंट्स बने, पिगमेंट्स। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा, तो इस पे आपको फोकस करना है कि ये सारी चीजें दूसरे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट में बनी है, राइट। अब आगे आपको करना है कि हाँ, इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैक्सिमम लोगों ने जो पेरिन की थियरी है उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। अब आगे दिया है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म, ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म, आगे आप देखेंगे लिखा है हेडिंग में अ थियरी, थियरी, ठीक है, कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म कैसे बने। इसके लिए एक रिलीजियस थियरी आई, दैट वाज स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन एक्सप्लेन करती है, ये प्योर जो है रिलीजियस थॉट पर बेस्ड है ये थियरी। तो ये थियरी कहती है कि नहीं, इसके 3 कोनोटेशन है, और ये बताती है कि जो लाइफ फॉर्म है एज सच गॉड ने ऐसे ही बनाया था, जब से बना है, और अब तक इसकी डाइवर्सिटी में कोई चेंज नहीं हुई है, न होगी, और अर्थ अबाउट 4000 ईयर एगो बनी थी। तो इसके ये आपको कोनोटेशन आपको याद रखना है, 3 कोनोटेशंस कि ये थियरी क्या कहती है, राइट। तो पहला है कि ऑल द स्पीसीज their types present today were created as such, ऐसे ही बनाए गए हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है? डाइवर्सिटी सिंस क्रिएशन remain unchanged and will be remain as such in future, फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेगी। और थर्ड कोनोटेशन है अर्थ इज अबाउट 4000 years old, 4000 year old। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि बहुत दिन तक ये थियरी लोग ऐसे ही मानते रहे, लेकिन इन 19th century the theory was challenged by
was challenged by चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जब वो सी वोयेज से वापस आए, HMS बीगल पे वो सर्वे के लिए गए थे, नेचुरलिस्टिक सर्वे के लिए, जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 3 का 3 जो कोनोटेशन है रॉन्ग है। आगे आप जो पढ़ते हैं एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन, उन एविडेंसेज में हम यही बताते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है ये हमेशा से सेम नहीं है। जो इस ढेर सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं टाइम के साथ एक्सटिंक्ट कर गए हैं, न्यू फॉर्म ओरिजिनेट हुए हैं, तो जो डाइवर्सिटी रिमेन सेम, ये भी गलत है। और अर्थ बहुत पुरानी, अब तो इसकी स्टडी हो चुकी है और जियोलॉजी कहती है कि जो जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है अर्थ की, वो ग्रेटली कोरिलेट करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री से। ये राइट तो अब आ जाएंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एविडेंसेस से ही पूछे गए हैं, और एविडेंसेस में भी जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस है उससे, होमोलॉजी एनाटॉमी से। लेकिन एक जो एविडेंसेस दिया है पैलियोलॉजिकल एविडेंस मीन्स एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स, राइट। ये जो एविडेंस है सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है, राइट। और क्योंकि ये आज भी हमें दिखता है तो इसलिए इस पर सबसे ज्यादा रियलाइज किया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि जो फॉसिल्स हैं, हार्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रॉक सेडिमेंट्स में जो रिमेन्स हैं वही क्या है, फॉसिल्स हैं। और फॉसिल्स हैं। कैसे एविडेंस ये देते हैं? ये देते हैं कि जो डिफरेंट रॉक सेडिमेंट है, डिफरेंट रॉक सेडिमेंट्स या लेयर कंटेन fossils of different life form, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग है। ये पता चलता है कि जो रॉक की लाइफ है, हम डेटिंग से पता कर लेते हैं कि उस रॉक की कितनी लाइफ है, तो इसका मतलब उस समय वो वाले ऑर्गेनिज्म क्या थे, सरवाइव कर रहे थे, उस समय प्रेजेंट थे। तो जियोलॉजिकल टाइम ऑफ रॉक सेडिमेंट रिफ्लेक्ट presence of those fossils at that time, राइट। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ रॉक सेडिमेंट में ऐसे फॉसिल्स हैं कि जो आज नहीं है, जैसे डायनासोर है, आर्क्योप्टेरिस है। तो इससे पता चलता है कि जो डाइवर्सिटी रिमेन कांस्टेंट, ये रॉन्ग है, राइट। और हम को रिलेट करते हैं तो पाते हैं कि जो आर्क्योप्टेरिस है उसी के डिसेंड धीरे धीरे मॉडिफाई होकर बर्ड में बदले, मींस जो न्यू फॉर्म है टाइम के साथ एरोज होती रही है, राइट। मींस सम लाइफ
form get extinct with time and some new arose with टाइम के साथ कुछ नए आए। एक और बात इसमें एनसीईआरटी लिखती है, बताती है कि जो सबसे पुराने, जो बॉटम पे रॉक हैं, सबसे ओल्डर रॉक है, उनमें लाइफ फॉर्म सिंपलर है। जो सबसे अपर स्टेटा में न्यू रॉक है, उनमें लाइफ फॉर्म कॉम्प्लेक्स है और आज के मॉडर्न जो ऑर्गेनिज्म है उनसे रिजल्बल करते हैं। जिससे ये पता चलता है कि लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। यानी आज हम सभी, या चाहे जो भी हमारे सराउंडिंग में जो डाइवर्सिटी है, ये ऐसा सच नहीं थी, ये ग्रेजुअली क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। राइट? तो आप लिखेंगे कि फॉसिल्स इन अपर स्ट्रेटा ऑफ रॉक रिजेंबल, किसे रिजेंबल करेगा, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, उससे उनके अंदर ज्यादा रिजेंबलेंस है। राइट? तो ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, इसमें इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने दिया ये, तो ये दिया है किसने, अर्नस्ट हैक्कल। राइट? अर्नस्ट हैक्कल ने दिया है, बाय अर्नस्ट हैक्कल। कुछ लोग इसको, कुछ बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसको रिकैप्चुलेशन थियरी भी कहते हैं, या उसका एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। मींस हर एक ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करती है कि वो कैसे इवॉल्व हुआ है। एम्ब्रियो देखने से कि वो सिंगल सेल है, फिर टिश्यू बन रहा है, फिर ऑर्गन, सिंपल ऑर्गन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, तो इस तरह से वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। राइट? यहां अर्नेस्ट हैक्कल ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सर्टेन एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स और common to all vertebrates which are absent in adult में absent हो जाते हैं। इसका मतलब सारे एक कॉमन एंसेस्टरी से ही इवॉल्व हुए हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया, क्या दिया कि वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर प्रेजेंट बिहाइंड हेड इन all vertebrate including human but functional gill slits are present in adult fishes only, केवल एडल्ट फिश में मिलती है। इसका मतलब ये सारे एक कॉमन एंसेस्टरी से आए हैं। राइट? बट आगे एनसीईआरटी लिखती है
कि इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया, राइट। थियरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नस्ट बेयर। क्यों डिसअप्रूव किया? कहा कि ये गलत है, गलत बता रहे हैं, ये हैकल गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? इन्होंने एग्जाम्पल गलत दे दिया, जो ये लिख दिया वेस्टिजियल गिल स्लिट्स। वेस्टिजियल गिल स्लिट्स एडल्ट के करेक्टर होते हैं, एम्ब्रियो के नहीं होते। एम्ब्रियो में नहीं पाए जाते वेस्टिजियल। प्री गिल स्लिट्स मिलेगा, यानी जिससे गिल स्लिट्स बनती है उस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे वेस्टिजियल आपके अंदर ऑर्गन है, आपके अंदर है, आप एम्ब्रियो में नहीं थे, वो प्री स्टेज में थे। वेस्टिजियल हमेशा एडल्ट में होते हैं। उसी को इन्होंने पकड़ लिया वॉन वेयर ने, और इन्होंने बोला कि जो एडल्ट करेक्टर ऑफ एनी एनिमल नेवर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। समझ में आई बात? सही है, इनका सही एग्जाम्पल में गलत ले लिया था इन्होंने, इसलिए इन्होंने कहा कि थियरी गलत है, जबकि गलत है नहीं, राइट। कई बार ये बच्चों के समझ में नहीं आता, टीचर के समझ में नहीं आता भाई। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, राइट। इसी तरह आगे जो एविडेंसेस है वो है एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, और उसमें आता है होमोलॉगस ऑर्गन, और दूसरा आता है एनोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन, राइट, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बेसिक एनाटॉमी सिमिलर, फंक्शनल differences are present एग्जाम्पल पढ़े आप एनिमल में, हैंड ऑफ मैन, लिम्स ऑफ चीता, flippers of whale, wings of bat, राइट। ये सब में सेम बोन होते हैं, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, ठीक है, कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल, फाइलेंजेस, सब में है, साइज छोटी बड़ी है, राइट। फंक्शनल डिफरेंसेज है, मॉर्फोलॉजी अलग हो गई, उनके फंक्शन अलग हो गए, राइट। प्लांट में, प्लांट से दिया हुआ है, ठीक है, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकरबिट, दोनों स्टेम मॉडिफिकेशन है, राइट। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एनोलॉगस ऑर्गन। एनोलॉगस ऑर्गन एनाटॉमी में डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजी में सेम होते हैं, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, लॉजिकल अपीयरेंस,
ठीक है, एंड फंक्शन, फंक्शन भी सिमिलर होता है, डिसिमिलर सिमिलर इन एनाटॉमी, एनाटॉमी। जैसे आप देखेंगे इंसेक्ट का विंग बिल्कुल अलग है, बर्ड का विंग बिल्कुल अलग है, बटरफ्लाई का विंग, ठीक है। क्या शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी अलग अलग एनिमल एक एक तरफ आए, एक करेक्टर आए, ये डिफरेंट एनिमल थे और एक तरफ आए, ठीक है, कन्वर्ज हुए, तो इसलिए ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे हैं, आप एनसीईआरटी से इसको भी याद करेंगे, विंग्स ऑफ बर्ड हैं, विंग्स ऑफ इंसेक्ट ये है, ठीक है। फिर जो है आप देखेंगे कि फिन्स और फ्लिपर, फिन्स ऑफ शार्क है, फ्लिपर ऑफ वेल है, दोनों स्विम कर रहे हैं, फंक्शन सेम है, राइट। तो इस तरह से ये जो है एनालॉगस ऑर्गन हो गए। प्लांट में भी है, स्वीट पोटैटो, और पोटैटो एक रूट है और एक स्टेम है, और दोनों का काम स्टोरेज है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, राइट। एक एनसीईआरटी देता है मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, राइट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए और प्रोटीन्स हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इन डिफरेंट organism performing same function, बताता है कि रिवील, क्या रिवील करता है, रिवील्स कॉमन एंसेस्टरी, कॉमन एंसेस्टरी, राइट। जैसे मान लो कि जो हमारे अंदर एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, दूसरा छोटा एनिमल है उसके अंदर भी ट्रिप्सिन, दोनों जगह वो प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब हम कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। आपके ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती है P + Q होल स्क्वायर, मीन्स P² + 2PQ + Q², मीन्स होमोजाइगस जो डोमिनेंट इंडिविजुअल होंगे उनका नंबर होगा P², जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होंगे, राइट, उनका नंबर होगा 2PQ, और जो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे उनका होगा Q², और ये भी इक्वल टू 1 होती है। तो ये एनिमल की, ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी है, ऑर्गेनिज्म फ्रीक्वेंसीज, और ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, ये ध्यान रखेंगे, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज, राइट। और यदि इक्विलिब्रियम में है, यदि एलिलिक फ्रीक्वेंसी है तो ये भी इक्विलिब्रियम में आएगी, इक्विलिब्रियम में है ऑर्गेनिज्म की भी आएगी, तो इसका मतलब वो पॉपुलेशन नॉन इवॉल्विंग है, स्टेबल है। बट यदि आगे एनसीईआरटी लिखती है कि ये लॉ बताता है कि एनी डेविएशन इन observed and actual frequency, in frequencies represent degree of evolution, यहां हम इवोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं कि वहां पर कितना इवोल्यूशन हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि ये फ्रीक्वेंसी डेविएट कब होगी, बदलेगी कब, तो
आगे लिखा है कि देयर आर 5 फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जो ये या जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम 5 फैक्टर है। यदि वहां पर ये 5 फैक्टर ऑपरेट हो रहे हैं तो वहां पर चेंजेस आ जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल एक लार्ज पॉपुलेशन और रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में हमेशा ऑपरेट होता है। इसके अलावा यदि वहां पर कोई किसी एलील में म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन है वो डोमिनेंट या रिसेसिव म्यूटेशन हो जाए, तो निश्चित ही फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। एलील की फ्रीक्वेंसी बदल गया तो ऑर्गेनिज्म की बदल जाएगी। यदि जीन माइग्रेशन है, जीन माइग्रेशन है और जीन फ्लो है, जीन फ्लो है, एक जगह से ऑर्गेनिज्म दूसरे जगह दूसरे पॉपुलेशन में चला गया तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, राइट। यदि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये होना ही होना है रिकॉम्बिनेशन, तो इससे भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। एलील किसी दूसरे के साथ पेयर बना लिया, राइट। जेनेटिक ड्रिफ्ट है, यानी सडन कोई क्लाइमेटिक फैक्टर आया और उसमें क्या हो गया कि जीन चेंज हो गए, एलील चेंज हो गए, राइट, तो इससे भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। हाँ, यहां पर एक दिया हुआ है फाउंडर इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट में फाउंडर इफेक्ट ये लिखा है कि कभी कभी इन्वायरमेंट में इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती है कि जो प्रेजेंट जो सैंपल ऑफ पॉपुलेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, नई स्पीसीज में बदल जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि जो जिससे ये ड्रिफ्ट हुई है, ओरिजिनल जो ड्रिफ्ट पॉपुलेशन है वो उनके फाउंडर हैं, और इस इफेक्ट को हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। जैसे आप इसको सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक बार जो डायनासोर इस अर्थ पे बहुत ज्यादा थे, उसी में से एक वेरिएंट बना क्या, आर्कियोप्टेरिस, राइट। टाइम के साथ क्या हुआ, चेंजेस हुआ और धीरे धीरे क्या हो गए, वो सारे खत्म हो गए और डायनासोर से ड्रिफ्ट होके वो आर्कियोप्टेरिस और फिर उसके डिसेंडेंट आज बर्ड के फॉर्म में हैं। तो बिल्कुल आप बर्ड को देखो और डायनासोर को देखो, बिल्कुल डिफरेंट, नया सैंपल बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो इनका जो फाउंडर है वो डायनासोर और वो एंसेस्टर हैं, राइट। आर्कियोप्टेरिस एंसेस्टर है इसका, जो इससे डिफरेंट है। और लास्ट है नेचुरल सिलेक्शन। आप जानते हैं कि नेचर जो है अलग अलग वेरिएशन को अलग अलग टाइम में सेलेक्ट करती रहती है। यहां पर दिया हुआ है कि एक नॉर्मल जो पॉपुलेशन की ग्राफ है वो बेल शेप होती है, लेकिन यदि ये ग्राफ, इस ग्राफ में टाइम के साथ हम देखें कि इसका जो एवरेज वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ रहा है, पीक हाई हो रही है, तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग या नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन है, सिलेक्शन। ऐसे नेचुरल सिलेक्शन को, यानी मैक्सिमम जो सिलेक्शन है एवरेज वैल्यू की तरफ हो रहा है। यदि ये ग्राफ किसी एक तरफ शिफ्ट हो रही है, मिड वैल्यू को छोड़ करके, राइट, ये धीरे धीरे किसी एक तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी इसका पीक किसी एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, तब इसको डायरेक्शनल कहते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन, राइट। और यदि इसमें ये जो पीक है, यानी सिलेक्शन जो है एवरेज को छोड़ करके, यानी एवरेज में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दोनों टर्मिनल पे, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, तो यदि सिलेक्शन पेरिफेरल वैल्यू पे हो रहा हो एट बोथ टर्मिनल, तो दो पीक बनते हैं, राइट। एवरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 2 पीक बनते हैं, राइट। तो पेरिफेरल सिलेक्शन है ये, और इसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन,
सिलेक्शन। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है इसमें जो नेचर सेलेक्ट करती है एवरेज वैल्यू पर सेलेक्ट करती है, डायरेक्शनल में किसी एक एंड पर सिलेक्शन होता है, राइट। और ये जो मिडिल एवरेज वैल्यू है एक तरफ शिफ्ट हो जाती है, और डाइवर्सिफाइंग में पेरिफेरल वैल्यू पर सिलेक्शन होता है एट बोथ एंड्स, राइट। इसके बाद थोड़ा समराइज कर लेते हैं। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, राइट। ब्रीफ अकाउंट में आप देखेंगे कि 200 मिलियन ईयर, राइट। तो इसमें आता है सेलुलर फॉर्म, सेलुलर फॉर्म, राइट। इसी में से कुछ में क्या हुआ कि टाइम के साथ फोटोलिसिस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन आने लगा, राइट। और धीरे धीरे ग्रेजुअली मल्टी सेलुलरिटी आ गई, मल्टी सेलुलरिटी, राइट। फिर अराउंड 500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, ये वर्टिब्रेट बन गए, वर्टिब्रेट, ये मोस्टली जॉलेस रहे होंगे, जॉलेस वर्टिब्रेट आ गए। फिर अराउंड 350 मिलियन ईयर एगो जॉ vertebrate and fishes with stout fin like coelacanth or lobed fin fishes। ये coelacanth, ठीक है, caught in South Africa in 1938, एक फिश पकड़ी गई थी साउथ अफ्रीका में 1938 में। तो माना जाता है इसी तरह की फिश जो है रही होंगी। पहले तो माना जाता था कि एक्सटिंक्ट हो गई, ये एक्सटिंक्ट है। फिर दिया है कि अराउंड 320 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, सम सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स। एक और पॉइंट लिखा है कि लैंड पर पहले प्लांट इन्वेड किए, राइट, प्लांट्स इन्वेडेड फर्स्ट ऑन लैंड, लैंड पे प्लांट पहले आए, राइट। आगे है कि ये जो सीलोकैंथ हैं, राइट, दे इवॉल्व इनटू एम्फीबियन। एम्फीबियन क्यों? क्योंकि इनके अंदर पावर थी कि ये कैन गो ऑन लैंड एंड बैक टू वाटर, राइट। इनके अंदर ये थी, पावर थी। तो ये एम्फीबियन में इवॉल्व होंगे। ये इवॉल्व हुए रेप्टाइल में, रेप्टाइल्स में, राइट, इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स। और फिर लिखा है कि अराउंड 200 मिलियन ईयर एगो, राइट, different types of reptiles evolved। इनमें से कुछ फिश लाइक थे, फिश लाइक,
जिसको इक्थियो सॉरस बोलते हैं, किथियोसारस फिश लाइक। इसमें टायरेनोसारस रेक्स जिसको टीरेक्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें दिया कि ह्यूज डैगर लाइक टीथ और लगभग 20 फीट इसकी हाइट थी, 20 फीट, ठीक। फिर और भी ढेर सारे डिनोसॉर आप देखेंगे बुक में एक जगह फिगर में बनाया, स्टिगोसारस बनाया हुआ है, ठीक है, और ब्रेंकियोसारस बनाया हुआ है, तो डिफरेंट और भी है। अदर रेप्टाइल्स। फिर नेक्स्ट लिखता है कि अराउंड 65 मिलियन ईयर एगो जो डायनासोर थे, सॉर्स सडनली डिसअपियर, ये डिसअपियर्ड हो गए। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाए, कुछ कहते हैं कि बर्ड में चेंज हो गए, एनसीईआरटी लिखती है। फिर स्मॉल मैमल्स लाइक श्रियू took over the डायनासोर्स के जगह ये छोटे छोटे मैमल आ गए। इनके अंदर डेंजर को समझने और स्केप करने की पावर होती है। धीरे धीरे स्प्रेड होते रहे और डिफरेंट टाइप के मैमल बने। फिर कंटिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई, लैंड मास इधर उधर शिफ्ट हुई, उससे भी बहुत ढेर सारी डाइवर्सिटी आई। उसमें लिखा है कि जो साउथ अमेरिका, ध्यान रखेंगे साउथ अमेरिका में कुछ हिप्पोपोटामस, ठीक है, रैबिट, इनके जैसे हॉर्स जैसे कुछ एनिमल्स थे, राइट। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो नॉर्थ अमेरिका जाके चिपक गया साउथ अमेरिका से, और फिर जो नॉर्थ अमेरिका में जो मैमल थे थोड़े एडवांस थे, कंपटीशन में उनको खत्म कर दिया, यानी रेड एंड ओवर लिखा हुआ है। लेकिन उसी समय एक जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई तो ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, पूरा कॉन्टिनेंट ही, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट ही ओशन में बिल्कुल सेपरेट हो गया, लैंडलॉक में नहीं था किसी के। तो वहां पर जो मार्सुपियल रहे वो धीरे धीरे इवॉल्व कर गए, राइट। उनका किसी से कंपटीशन नहीं था। बाद में और जो गए हैं प्लेसेंटल मैमल वो सब बाद में गए हैं, राइट। तो वहां पर इंडिपेंडेंटली डिफरेंट टाइप के मार्सुपियल बन गए, उनका किसी हायर मैमल से कोई कंपटीशन नहीं था, राइट। और इसमें जो सबसे लिखा है कि जो जो बेस्ट स्टोरी है इसमें वो है कि इवोल्यूशन ऑफ मैन, जिसमें लैंग्वेज आ गई, राइट, स्किल आ गया और सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये सारी चीजें जो है ह्यूमन के अंदर आई और ये सबसे बढ़िया स्टोरी रही। अब लास्ट है इसमें इवोल्यूशन ऑफ मैन, एवोल्यूशन ऑफ मैन। इसको आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि एक तो टाइम कर सकते हैं, राइट। दूसरा आप लिख सकते हैं कि फॉसिल्स ऑफ, ठीक है, ह्यूमन एंसेस्ट्री, और दूसरा फीचर्स, राइट। जो टाइम स्केल है इसमें बताता है कि लगभग 15 मिलियन ईयर एगो हम चले बैक तो हमें दो फॉसिल्स मिलते हैं। एक है
रमापिथेकस और दूसरा है ड्रायोपिथेकस। पिथेकस, जो ड्रायोपिथेकस है एनसीईआरटी लिखती है कि मोर एप लाइक, और रमापिथेकस को लिखता है मोर मैन लाइक। मैन लाइक फीचर में लिखता है कि ये दोनों हेयरी थे, वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। चिंपैंजी, गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे, मीन्स नक्कल वॉकर थे। देन स्टोरी आती है 3 to 4 million year back, राइट। यहां एनसीईआरटी लिखती है कि सम ह्यूमन लाइक बोन मिलते हैं, बोन्स मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि कहां पे मिलते हैं, इथियोपिया एंड तंजानिया। तंजानिया, इससे ये पता चलता है कि मैन लाइक क्रिएचर वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका और अबाउट 4 feet tall, 4 feet tall, और 8 फ्रूट खाते थे, राइट। देन स्टोरी आती है 2 million year बैक, आज से, राइट। यहां आता है कि जो फॉसिल्स मिलता है उसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, राइट। अफ्रीकन एप मैन, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस। ऑस्ट्रेलोपिथेसिस के लिए लिखा हुआ है कि यूज्ड स्टोन वेपन फॉर हंटिंग, ये स्टोन वेपन का यूज करते थे, राइट। 8 फ्रूट, ये भी फ्रूट ही खाते थे, राइट। अब इंटरेस्टिंग बात यहीं पर है कि उसी समय अराउंड 2 million year एगो, और क्या, एक और बड़ी बात, एमोंग फॉसिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, ध्यान रखना, इन्हीं फॉसिल्स के बीच में कुछ फॉसिल डिफरेंट हैं, सम वेयर डिफरेंट, और उनको बोला गया होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को बोला गया फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। क्यों? क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड स्टोन टूल यूज करते थे, वहां लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, राइट। और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ी ज्यादा है, यानी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी, और ऐसा माना जाता है कि ये भी डिड नॉट ईट मीट, ये भी मीट नहीं खाते थे, मीन्स ये भी फ्रूट ही खाते थे। आगे स्टोरी आती है 1.5 million year एगो, राइट, 1.5 million year एगो, और यहां आता है
कि जावा एप मैन, जावा एप मैन, ये जावा रिवर पे मिला था और उसी समय वहां पर डिगिंग हो रही थी तो इसकी फॉसिल्स मिला था और इसे हम बोलते हैं होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस है ये। यहां इंसेट लिखते हैं कि रिवील्स नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, ये एट मीट, ये मीट खाते थे। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है थोड़ी और ज्यादा है, ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 900 सीसी,